गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबों को सुबह की वेला में नमस्कार। निशा इतिहास गंगोत्री चैनल आप लोगों के इतिहास बीए सेमेस्टर 1 MGC 1 का अध्ययन अध्यापन करा रहा है। आज उस क्रम में हम MGC 1 में पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय साहित्य। प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी भी देता है, इसकी व्याख्या करें। तो हम लोग अब अध्ययन करेंगे कि हमारी प्राचीन भारतीय साहित्य है क्या वह हमें इतिहास लिखने की जानकारी देता है? इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। साहित्य सृजन की जो परंपरा है वह भारत में सर्वाधिक प्राचीन रहा है। भारतीयों का प्राचीन साहित्य जो है वह भारतीयों के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं, आदर्शों, विचारों पर तो पर्याप्त प्रकाश डालता ही है, अपितु प्राचीन भारतीय इतिहास का भी जानकारी देता है और भारत को विश्व में पृथक स्थान और पहचान दिलाता है। यह है हमारी साहित्य की विशेषता। यह न सिर्फ सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों, परंपराओं, आदर्शों की व्याख्या करता है बल्कि यह इतिहास की जानकारी भी देता है। अब हम लोग पढ़ेंगे साहित्यिक साधन क्या है। तो इतिहास की जानकारी के हम लोग जानते हैं कि दो प्रमुख साधन होते हैं, पहला साहित्यिक, दूसरा पुरातात्विक। आज हम लोग साहित्यिक साधन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो साहित्यिक में सबसे पहले आता है दर्शन ग्रंथ, धर्म ग्रंथ। अब ये जो धर्म ग्रंथ हैं वह हमें क्या क्या सिखाते हैं? तो एक ग्रंथ जीवन के वैज्ञानिक विवेचना हमें देते हैं, धर्म की व्यापक धारणा और उसको व्यवहार में लाने के बारे में हमें सिखाते हैं। साथ ही इस विवेचना को प्रस्तुत करने वाले जो विभिन्न धर्म संप्रदाय हैं उनसे भी हमें परिचय करवाते हैं। वेदांत, बौद्ध धर्म, जैन धर्म की व्यापक परिभाषा देता है। इस प्रकार अनेक ग्रंथों को भी धर्म ग्रंथ, इस प्रकार इन ग्रंथों को भी धर्म ग्रंथ कह दिया जाता है, क्योंकि यह हमें क्या करता है? धर्म की व्यापक व्याख्या कहलाता है, जीवन के वैज्ञानिक विवेचना करता है, हमें उसे अपने व्यवहार में कैसे लाया जाता है इसके बारे में बताता है। इसके साथ ही यह उस काल के राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक चीज़ों का भी विवेचना करता है। फिर भी इसे हम लोग धर्म ग्रंथ मान लेते हैं। तो भारत में ऐसे 3 प्रकार के ग्रंथ हैं जो भारतीय इतिहास को जानने में मदद करते हैं। पहला ब्राह्मण ग्रंथ। अब कहता है कि ब्राह्मण ग्रंथ में होता क्या है? तो सृष्टि के मूल तत्व क्या है? ब्रह्म है। ब्रह्म को समझाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? धर्म, दर्शन, रहस्य आदि की व्याख्या करते हैं और इन सब से संबंधित जो ग्रंथ कहलाते हैं वह ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इनके अतिरिक्त भी अन्य ब्राह्मण ग्रंथ हैं जिसकी रचना अनेक वैज्ञानिकों ने की है। तो प्राचीन भारतीय साहित्य का यदि हम विवेचन करें, इतिहास की जानकारी के संबंध में कोई चार्ट प्रस्तुत करें, तो हम सबसे ऊपर रखेंगे साहित्यिक रचना। साहित्यिक रचना के हम लोग क्या रखेंगे? दर्शन।
जो धार्मिक या आध्यात्मिक रचना है। अब इसके अंतर्गत 3 को रख देंगे, ब्राह्मण, बौद्ध और जैन, ये सब दर्शन ग्रंथ हैं। दूसरा, दर्शन के बाद धर्मनिरपेक्ष रखेंगे। धर्मनिरपेक्ष को भी हम 2 पार्ट में बांट देंगे, कल्पना प्रधान और यात्रियों का विवरण। अब कल्पना प्रधान में हम लोग महाकाव्य को लेते हैं, स्मृतियों के लेते हैं, पुराण को लेते हैं, नाटक को लेते हैं और चरित्र को लेते हैं। और भी यात्रियों के विवरण में हम देखते हैं कि प्राचीन काल में ही हमारे यहाँ यूनानी आए, चीनी आए, तिब्बती आए, मुस्लिम आए, उन सब का विवेचना करते हैं। इन सब की जानकारी से इतिहास लिखते हैं। तो अब हम लोग जो पढ़ रहे थे ब्राह्मण ग्रंथ, उसके बारे में आते हैं। वेद, आर्यों का प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद है। ऋग्वेद में जीवन के समस्त पहलुओं का विवेचन किया गया है। इसे मात्र धार्मिक कहना उचित नहीं है। इसमें आर्य जीवन प्रणाली और दर्शन के विकास का पता चलता है। ऐतिहासिक दृष्टि से यही सबसे अधिक उपयोगी है, क्योंकि इसमें आर्यों के जीवन प्रणाली और दर्शन के विकास का क्रमबद्ध विवरण दिया गया है। और यह इतिहास है, इसे हम लोग दर्शन नहीं कह सकते हैं, धार्मिक ग्रंथ नहीं कह सकते हैं। अब आता है, इसी प्रकार हम यज्ञ करते हैं। यज्ञ का क्या भाव है, क्या विचार है, क्या अर्थ है, क्या उसकी प्रणाली है, क्या उसमें दर्शन है, इन सब को हम लोग यजुर्वेद में अध्ययन करते हैं। सामवेद में हम लोग संगीत का अध्ययन करते हैं, संगीतात्मकता है इसमें। और अथर्ववेद में हम लोग जादू, टोने, तंत्र, मंत्र का वर्णन करते हैं। और यह सभी ऋग्वेद के विषयों पर आधारित है। अन्य वैदिक साहित्य में हम लोग क्या लेते हैं? प्रत्येक वेद के अपने आरण्यक, उपनिषद ग्रंथ हैं। आरण्यक ग्रंथों से तात्पर्य वनों में लिखे जाने वाले ग्रंथों से है। इनमें सामान्य व्यवहार के लिए उच्चतम धार्मिक और आध्यात्मिक विचारों का प्रतिपादन किया गया है। उपनिषद, वेद आदि दर्शन ग्रंथों की दार्शनिक व्याख्या है। अब कहता है वेदांग भी है। वह अपने समय के समाज, धर्म और विशिष्ट विद्याओं और उनकी शाखाओं की विवेचना करते हैं। यदि ऋग्वेद के क्लिष्ट भाषा में लिखा गया है तो उनकी व्याख्या या आरण्यक ग्रंथ या वेदांग या उपनिषद, यह सब इनकी सरल शब्दों में व्याख्या कर जनता के लिए सुलभ बनाते हैं। वेदांगों की संख्या 6 है। हम लोग जानते हैं कि शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष ये 6 वेदांग हैं। इससे वैदिक साहित्य का ज्ञान जो है सरल और सुबोध हो जाता है। इसी प्रकार हम गृह सूत्र है, धर्म सूत्र है, इन सब की रचना हुई है। अब आता है अन्य साहित्य जो वैदिक साहित्य के अलग है। धर्म और दर्शन के अतिरिक्त भी अन्य प्रकार की साहित्य की रचना प्राचीन काल में हुई है और वह उपलब्ध है। इसमें स्मृतियाँ हैं जो तत्कालीन समाज के विभिन्न कार्यों का वर्णन करती है। नारद, याज्ञवल्क्य और मनु स्मृतियाँ समाज के इतिहास का दर्पण है। प्राचीन भारतीय राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जनजीवन में महाकाव्यों का तो विशेष महत्व है। इसी कारण इसे हम लोग नवीन माना जाता है। रामायण और महाभारत अमर महाकाव्य है। भारत में आर्यों के उच्च आदर्शों
और व्यवहार के यह निर्माण करता है। इनकी झलक भारतीयों में देखने को मिलती है। भारतीय समाज का वास्तविक इतिहास इसमें निहित है। रामायण में वाल्मीकि ने कथानक के रूप में राम को लेकर तत्कालीन इतिहास पर प्रकाश डाला है और इसी प्रकार कौरव और पांडवों के गृह कलह को लेकर वेद व्यास ने महाभारत की रचना की है। अब 18 पुराण भी हमारे पास हैं। यह भी अन्य वैदिक ग्रंथ हैं। मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण आदि ऐतिहासिक महत्व के पौराणिक ग्रंथ हैं। ब्रह्म, पद्म, शिव, नारदीय, मार्कंडेय, अग्नि, भविष्य, ब्रह्मवर्त, लिंग, 12 स्कंद, कूर्म, गरुड़ आदि भी 18 पुराणों में से हैं। इन सब का सामग्री जो उपलब्ध है उससे हम इतिहास लिख सकते हैं प्राचीन भारत का। यद्यपि पुराणों में कल्पना और नाटकीयता है, परंतु यदि कोई व्यक्ति राजा बना है तो उसका नाम, उनके काल की घटनाएं, पड़ोस के राज्यों के साथ उनका संबंध, इतिहास की क्रमबद्धता की समस्याओं की गुत्थियों को सुलझाने में यह पुराण काफ़ी सहायक हैं, क्योंकि वहाँ कोई नाटकीयता कल्पना नहीं है। राजाओं के बारे में विवरण देने में वह पूर्ण रूप से क्रमबद्धता के साथ पुराणों में लिखा गया है। तो इससे यदि हम किसी राजा के आगे क्रमबद्धता में कोई समस्या उत्पन्न होती है तो वह पुराण है जो ऐसी साहित्यिक स्रोत है जो इसका हल निकाल देता है। इसके अतिरिक्त षड दर्शन, महाकवि कालिदास, विशाख दत्त, बारहमिहिर, आर्यभट्ट आदि लेखक, कवि, वैज्ञानिक, नाटककार, कथाकार आदि के साहित्यिक ग्रंथ ऐतिहासिक घटनाओं का काव्यात्मक वर्णन करते हैं। इन सभी का ऐतिहासिक ग्रंथ है जो इतिहास लेखन में हमें काफ़ी सहायक होते हैं। अब हम लोग बौद्ध धर्म ग्रंथ, जैन धर्म ग्रंथ, धर्मनिरपेक्ष साहित्य, यह सब अगले कक्षा में पढ़ेंगे। थैंक यू। आप लोगों से अनुरोध है, निशा इतिहास गंगोत्री चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बिहार विश्वविद्यालय, बिहार के सभी विश्वविद्यालयों के इतिहास विषय के छात्रों तक इसे पहुंचाने में अपना सहयोग दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।